हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 14। इससे पहले हमने फिजिक्स के 13 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मुक्त रूप से गिरना केवल में संभव है। फ्रेंड्स, निर्वात में कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है क्योंकि वहाँ पर वस्तु पर कोई भी घर्षण का बल नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, निर्वात। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व बल के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। फ्रेंड्स, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात गुरुत्व बल वो आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दो द्रव्यमानों के आकर्षण बल, यानी कि दो द्रव्यमानों के बीच लगता है ये बल होता है, पर इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूरी के कैसा होता है, दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, वो बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु का गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण केंद्र वो बिंदु है, वस्तु किसी भी स्थिति में रखी जाए उस बिंदु पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, वह पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान कितना दिया गया है 10, त्वरण कितना दिया गया है 9.8। तो ये कितना हो जाएगा 98 kg, 98 न्यूटन। तो कितना आ जाएगा 98 न्यूटन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 98 kg इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, अर्थात क्या है। तो त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम कितना लिख सकते हैं, मीटर सेकंड की पावर -2। तो ये इकाई किसकी है, त्वरण की, और ये इकाई किसकी होती है, जी की। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। फ्रेंड्स, भार कितना होता है, W बराबर mg, और चंद्रमा पर भार कितना होगा, तो mg/6। तो वहाँ पर जी का मान कितना होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6। तो कितना दिया गया है इसका मान पृथ्वी पर 60, चंद्रमा पर कितना होगा 60 से 6 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 10 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो ये इसमें कौन सी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री कौन सा किस स्थिति को महसूस करते हैं, भारहीनता को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, शून्य वजन महसूस करेंगे। इसी को हम क्या करते हैं, भारहीनता, यानी वेटलेस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय जी के कारण त्वरण तो कितना होता है, हम जब इसे निकालते हैं तो कितना आता है, F बराबर GME/m r²। यहाँ पर हम बल की जब मान रखते हैं, कितना रखते हैं, mg। तो GME/m r²। तो m से m कैंसिल हो जाता है, तो g का मान हमारा कितना आ जाता है, Gm/r²। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, Gm/r²। अगला क्वेश्चन है, यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान उनके बीच की दूरी क्रमशः m और r है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य। तो कार्य कितना होगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। वृत्ताकार पथ पर दोस्तों कार्य कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए हमारा कार्य कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 0।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। फ्रेंड्स, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0। जब 0 है और भार कितना होता है? W बराबर mg। तो द्रव्यमान कुछ भी हो और अगर g का मान 0 हो जाएगा तो भार कितना आएगा? 0। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 0। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार 0 होगा, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं हो सकता। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वो कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एक फॉर्मूला होता है B बराबर U1 2GH1। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तब आपको G नेगेटिव लेना है और नीचे की ओर आ रही है तो आपको G पॉजिटिव लेना है। इसीलिए ऊपर की ओर कहा गया है, तो इसे आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो ये गति की तीसरी समीकरण होती है, तो इसी से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो H2 हमारा निकालना है, तो एक समीकरण और बनेगी B2 स्क्वायर U2 स्क्वायर अपॉन -2GH2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको H2 का मान निकालना है। दोनों को सॉल्व करके H2 का मान आपका आ जाएगा 9 मीटर। फ्रेंड्स, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और आपको अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ हमारा काम बुक को सॉल्व कराना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान एम त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है। तो कितना होता है? G बराबर G r स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि भी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण G है तो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? तो आप इसका डायरेक्ट ऑप्शन आंसर ध्यान रखें, कितना होगा? 9/2 G। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण G है तो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्वेश्चन करके ही दिखा देता हूँ। तो G बराबर आपका कितना होता है? तो G बराबर आपका होता है Gm अपॉन r स्क्वायर। अब आपको दिया गया है उस नए ग्रह का त्वरण, तो ये कितना होगा? Gm डैश r स्क्वायर। अब जो कंडीशन दी गई है आपको वो लगाना है। आपको m कितना लेना है? m डैश m/2, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के आधी त्रिज्या के बराबर है। तो r कितना लेना है? r डैश r/2। फ्रेंड्स, ये r डैश होगा। अब आपको वैल्यू रख देना है सबकी। तो जी आपका जी आएगा, m डैश की जगह लेना है m/2, इसकी r की जगह लेना है r/2। तो r स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4। 2 से 2, 2 दूनी 4। तो जी डैश का मान कितना आ जाएगा? 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2Gm अपॉन r स्क्वायर। तो ये कितना है? ये जी के कैसा है? एक ये आप मान आपका किसका है? ये मान आप देख सकते हैं किसका है? आपका जी का है। यहाँ पर हमने निकाला है। तो जी बराबर हमारा जी डैश बराबर कितना आ जाएगा? 2G। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जी डैश में आपको निकालना है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लें एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुने हैं। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है। तो n का मान कितना होगा? जो क्वेश्चन अभी आपको मैंने करके दिखाया है उसी फॉर्मूले से आपको लगाना है और करना है। तो जी का मान होता है Gm अपॉन r स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान लेंगे और जी डैश का मान निकालेंगे Gm डैश अपॉन r डैश का होल स्क्वायर। तो अब आपको जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को इसमें लगाना है और दोनों से कंपेयर करना है।
तो अब इसमें फ्रेंड्स मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। तो n का मान इसमें निकल के आएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो आपको पता ही होगा, इसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पे निर्भर करता है हम देख लेते हैं। G/m² तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर करता है, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है। गुरुत्वीय स्थिरांक जी पर भी करता है, पृथ्वी की त्रिज्या पर भी करता है। इसमें आपसे नहीं पूछा, नहीं करता है तो किस पे नहीं करता है? गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि जी का मान किस पर निर्भर करता है या निर्भर नहीं करता है, तो आप देख सकते हैं पृथ्वी के द्रव्यमान पर करेगा, पृथ्वी की त्रिज्या पर करेगा और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर भी निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन और द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो भार बराबर होगा W बराबर mg। भार कितना दिया गया है? 200 न्यूटन। m कितना दिया गया है? 20। आपको जी की वैल्यू निकालना है, तो ये कितनी आ जाएगी? 10। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक इन्होंने ये भी दिया लेकिन इसमें मात्रक की गलती कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3। यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जी है तो ग्रह पर इसका मान होगा। जो मैंने आपको बताया, आपको वही फॉर्मूला लगाना है। जी बराबर Gm/r²। अब आपको जो कंडीशन दी गई, इस कंडीशन के हिसाब से आप जी डैश निकालेंगे। Gm/r²। तो इसमें दिया गया जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3 है, तो आपको m डैश लेना है m/3 और r डैश कितना लेना है? r/3। सबकी वैल्यू रखेंगे तब आप g का मान निकालेंगे, g डैश का मान निकालेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 3g। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। जो मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया उसी तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? फ्रेंड्स, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 होता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसके भार में परिवर्तन होगा। जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन संभावित परिणाम नहीं होगा? तो आपको ध्यान रखना है, जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडे को पक्के फर्श पर और दूसरे तकिए पर गिराया जाता है, तो इसमें क्या परिणाम हो सकते हैं? पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए एक विस्तृत बल कार्य करता है। तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न स्तर पर बल लगते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा है कौन सा परिणाम नहीं हो सकता है, तो दोनों अंडे टूट जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। फ्रेंड्स, भार बराबर कितना होता है? W बराबर mg। तो भार किस पर डिपेंड करेगा? गुरुत्वीय त्वरण पर। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर भार अधिक होगा। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा जी का मान होता है? ध्रुव यानी कि पोल पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है। फ्रेंड्स, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्वीय बल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वीय बल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 kg है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा?
तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपसे पूछा है, द्रव्यमान को ही पूछा है, तो द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। तो द्रव्यमान कितना होगा फ्रेंड्स? 60 kg। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो और देख लें ऑप्शन किस तरह के दिए गए हैं। आप इसमें ज़रूर कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक चर राशि है, सॉरी अचर राशि है। कांस्टेंट बोल सकते हैं हिंदी में, मुझे पता नहीं, कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना पर ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? दोस्तों, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह पर उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग क्या होगा? तो एक फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। जी डैश अपॉन जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर। तो इसमें से आप जी डैश की वैल्यू निकालेंगे, जो जो दिया गया है सबका मान रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा लगभग 8.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है? तो कितने गुना होता है? पृथ्वी पर इसका 6 गुना होगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? तो अगर आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे GME अपॉन आर स्क्वायर, तो इन्होंने क्या दिया है? द्रव्यमान को कितना दिया गया है? m डैश को m/2 और r को कितना दिया गया? r डैश को कितना दिया गया है? r/2। तो इससे आपको ध्यान रखना g डैश बराबर हमारा आता है 2g। कितना आ जाएगा? 2g। तो g का मान कितना है? 9.8। आप इसे दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। डायरेक्ट एग्ज़ाम में आप इसे ध्यान रखेंगे तो आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड आता है, और इस पर अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाता है तो आप तो भी बता सकते हैं जी की वैल्यू को लेकर। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है? फ्रेंड्स, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या है? अगर जी का मान दिया गया है तो भार का होता है फॉर्मूला W बराबर mg। भार कितना दिया गया है? 200 न्यूटन। m की वैल्यू आपको निकालना है। जी आपको दिया गया है 10, तो 0 से 0 कैंसिल होगा। m बराबर कितना आ जाएगा? 20 किलोग्राम। अब आप देख सकते हैं केवल मात्रक का फ़र्क है। यहाँ kg दिया गया है, यहाँ C दिया गया है, और यहाँ आपको पास्कल दिया गया है, और यहाँ न्यूटन दिया गया है। अगर आपको द्रव्यमान का मात्रक पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली कर सकते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर उसका वजन होगा। तो चंद्रमा पर इसका वजन कितना होगा? जो हमारा भार होगा, भार होता है mg, तो mg/6 होगा। तो कितना दिया गया है? 60, और g कितना होता है? 1/6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो कितना गुना होता है? 1/6 गुना। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा? तो इसे क्या करना है? आपको डायरेक्ट 1/6 कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 1000 न्यूटन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किसी वस्तु का भार यानी कि मास तो दोस्तों अलग चीज़ हो गई, इंग्लिश में हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं आप। तो आपको द्रव्यमान दिया गया है, क्योंकि मास की बात करी गई है, तो 20 किलोग्राम है। फ्रेंड्स, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको
इन क्वेश्चन को सही करना है तो आपको यूनिट का ध्यान रखना है। अगर यूनिट केजी दी गई है तो आपको एम लेना है, और न्यूटन दी गई है तो आपको भार लेना है। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश से जब हिंदी बनती है तो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक आपको लग सकती है, तो इसलिए आप मात्रक ध्यान रखें। अगर किलोग्राम दिया गया है तो आप समझ जाएं द्रव्यमान की वैल्यू दी गई है, और न्यूटन दिया गया है तो आप समझ जाएं भार की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ क्या दिया गया है, किलोग्राम दिया गया है तो किसकी हो गई है, द्रव्यमान की। अब आपको त्वरण से गुणा करना है तो ये कितना आ जाएगा, तो आप इसे डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। कितना आ जाएगा ये 196 न्यूटन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। तो इस तरह से क्वेश्चन देंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो W बराबर कितना होता है, mg। आपको m ही निकालना है, तो m बराबर होगा हमारा W/g। W कितना दिया गया है आपको 196, ये कितना है 9.8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20 kg। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 20 kg। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा जहां r ही पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप डायरेक्ट ध्यान रखें, h के साथ रैखिक ढंग से बदलेगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान बड़ा होगा, माउंट एवरेस्ट पर जी का मान छोटा होगा। एक गेंद की लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड बाद ज़मीन पर वापस आती है और उसका वेग 75 मीटर पर सेकंड है। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड बाद ज़मीन पर वापस आती है, उसका वेग 150 मीटर पर सेकंड है। तो इसमें बी और डी कथन सत्य हैं। आप इसे डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसे सॉल्व करना पड़ेगा तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी के जब पेपर हुए थे कुछ क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ में आए थे, तो उन क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर कितना भी डीप में पढ़ा होगा फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को ही देख लो, हो सकता है आपकी समझ में भी ना आया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं भी स्किप ही कर रहा हूँ। बस आपको बता दे रहा हूँ, जब किताब में आया है तो दिखा दे रहा हूँ करके थोड़ा बहुत। तो लेकिन आप टेंशन ना लें, जो अब ग्रुप डी का पेपर होगा इजी पेपर होगा, क्योंकि एनटीपीसी में ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे गए थे और साइंस का हल्के फुल्के क्वेश्चन आए थे। तो हल्के फुल्के क्वेश्चन तो आपका एक भी नहीं छूटेगा, और ज़्यादा कठिन आ गए वो भी आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन इतने कठिन नहीं आएंगे जितने कि आरआरबी ग्रुप डी में 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जी का मान। तो जी का मान पृथ्वी केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, जी का मान पृथ्वी केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। जी का मान ध्रुवों यानी कि पोल पर बहुत यानी महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है, तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो मुक्त रूप से गिरने पर पिंड किस रूप में होता है, भारहीनता की स्थिति में, यानी उसका भार कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान के साथ बढ़ता है। फ्रेंड्स, ऊंचाई में कमी के होने पर जी का मान बढ़ता है, आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर की ओर दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या होगा, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इससे भी देख सकते हैं, जी बराबर कितना होता है, GME/r²। तो आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जी में और त्रिज्या में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी उल्टा। जी बढ़ेगा तो त्रिज्या कम होगी और जी घटेगा, मतलब आर घटेगा तो जी बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो जी घट जाएगा। तो उल्टे का रिलेशन है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले का आप ज़रूर ध्यान रखें, इससे कई तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। फ्रेंड्स, किसी भी पिंड का न्यूनतम भार कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0। अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी।
तो फ्रेंड्स आपको आंसर ध्यान ध्यान रखना है, जब वो पत्थर किसी बीकर में लिए जाने पर पूरी तरह से निर्मलिज हो जाए, यानी पूरी तरह से डूब जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो आपको त्वरण से गुणा कर देना है, डायरेक्ट आंसर ध्यान रख सकते हैं। 10 गुणा 9.8, तो ये भार होगा, तो कितना आएगा? 98 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, 34 सेकंड में तय की गई दूरी होगी। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, 90 सेकंड में चली गई दूरी, 90 सेकंड में दूरी, तो इसका फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। ये होता है u हाफ जी 2n-1। u क्या है? आपका प्रारंभिक वेग है। g क्या? गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या है? तो आपको इसे ध्यान रखना है। u कितना लिया है? आपको लेना है 0, तो हाफ g का मान आपको लेना है 10। आपसे पूछा गया है 80 सेकंड में 80 मीटर की आपको क्या लेना है? दूरी लेना है। तो इसमें आपको 80 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है आपको। अच्छा 30 सेकंड में दूरी आपसे पूछी गई है, चली गई, तो 34 सेकंड यानी एंड की कितना लेना है? 4, तो 2 चौक 8 -1, 8 में से 1 घटेगा 7, 7 दाई 70/2, तो कितना आ जाएगा? 35 मीटर। ये डाटा आपको ऐसे ही दिया है, बस आपसे डायरेक्ट 90 सेकंड में दूरी पूछी गई है, यानी 34 सेकंड में। इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, इससे कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कई तरह के इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका ये होगा कि आपसे अनुपात पूछ लेंगे, 2 आपको समय दिए गए होंगे, आपसे अनुपात पूछे जाएंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है, भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी? तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, b = u + gt। फ्रेंड्स आप यहाँ पर कभी आप देखते होंगे कभी g का यूज़ होता है और कभी a का यूज़ होता है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर हमारी गति किस तरह की हो रही है, ऊपर नीचे की ओर हो रही है, तो आपको g लेना है, लेकिन आपको अगर वर्टिकल यानी कि क्षैतिज गति हो रही, तब आपको क्या लेना है? a लेना है। बस इतना सा फ़र्क है, लेकिन फॉर्मूले सेम लगते हैं। तो फ्रेंड्स इससे आप सॉल्व करेंगे, आपका क्या निकालना है? आपको b निकालना है, तो b आपका कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, 30 सेकंड पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा? g बराबर आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो इसमें भी आपको फॉर्मूला लगाना है, UH बराबर गति की द्वितीय समीकरण UT -12 GT²। अब आप सोचते होंगे यहाँ माइनस क्यों लिया गया है? अगर जी की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तब आपको लेना है -g, और नीचे की ओर फेंका जा रहा है कोई भी चीज़, तो आपको लेना है प्लस। तो ऊपर के लिए कहा गया है यहाँ, तो आपको माइनस लेना है। सबकी आप वैल्यू रखेंगे, तो आपको प्रारंभिक वेग कितना दिया गया? 20। समय कितना दिया गया है? आपको समय दिया गया है 3, ये देख सकते हैं, और हाफ जी कितना लेना है आपको? 10, आपको 10 लेना पड़ेगा, और टी कितना है फिर से आपको? 2 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो अब आपका ये 20 या 60 आ जाएगा, और ये 2 5 और 5 4 कितना आ जाएगा? तो आप इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ 3 लेना है, टाइम 3 दिया गया है, तो ये कितना आ जाएगा? 45। आप इसे घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है, उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आपको समय बताना है, तो आप इसमें भी गति की प्रथम समीकरण b = u - gt लगा देंगे। आपको t निकालना है, तो t आपका आ जाएगा, सॉल्व करके ऐसे ही बता देता हूँ, 1.43 सेकेंड लगभग। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन की आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। तो इसे भी आप b = u - gt से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसमें क्या बताना है?
आपको इसमें बताना है प्रारंभिक वेग। तब आप इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु प्रारंभिक वेग u है, ऊपर फेंके जाने के बाद अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है, h का मान ज्ञात कीजिए। तो आप समीकरण एक लगा देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh। आपसे h की वैल्यू निकालना है, h की वैल्यू आपको बताना है। तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0। प्रारंभिक वेग u दिया गया है, यू स्क्वायर 2gh। तो h बराबर आपका कितना आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की ओर के एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया। 35 सेकंड की यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक जाती है। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई आपको बताना है। तो 35 सेकंड के दौरान इसने कितनी दूरी तय करी थी? तो 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा था, तो 20 गुणा 35 कितना आ जाएगा ये 700 मीटर। लेकिन इसमें थोड़ी और दूरी भी तय करी होगी। तो आपको इस फॉर्मूला लगाना है, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि ऊपर फेंके जाने के बाद कुछ दूरी इसने अपनी जो फेंके जाने के हिसाब से करी और कुछ इसकी जो स्पीड थी उससे करी। तो इससे आप जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग आपकी h बराबर कितनी आ जाएगी 20। तो इसमें 700 में आप 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 720 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन टफ मान सकते हैं, लेकिन आपने अगर डीप में पढ़ेंगे तो इसे भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसका विस्थापन की परिमाण कितना होगा? तो h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो माइनस आपको पता होना चाहिए, अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो माइनस लेना है और नीचे की ओर आ रहा है तो क्या लेना है प्लस। तो प्रारंभिक वेग कितना u का मान दिया गया है 40। आप देख सकते हैं यहाँ 40 दिया गया है। t कितना दिया गया है 6। तो हाफ g का मान आपको बता लेना है कितना, g का मान आप 10 ले लें। समय कितना दिया गया है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चंग 24, ये 240 आ जाएगा। तो ये 5 6 चंग 36 और ये 18 आ जाए 180 आ जाएगा। तब आप इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 60 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है तो ज़मीन तक पहुंचने पर इसे 0.7 सेकंड लगते हैं। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। भूमि पर टकराने के दौरान उसकी गति क्या होगी? तो आपको लेना है बी बराबर यू प्लस जी टी। अब आपने यहाँ जी प्लस क्यों लिया है? क्योंकि नीचे की बात करी जा रही है, तो आपको वी बताना है। तो प्रारंभिक वेग आपको 0 लेना है, जी का मान आपको 10 लेना है और टाइम कितना दिया गया है 0.7 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा ये 7, क्योंकि पॉइंट लगा है 7 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकेंड में ज़मीन पर गिर जाता है। किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा होगा? तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में आपसे वेग पूछा गया था, अब आपसे ऊंचाई पूछी गई है। तो h बराबर आपको लेना है गति की द्वितीय समीकरण यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u प्रारंभिक वेग आपको 0 है तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। हाफ g का मान आपको लेना है 10, t आपको कितना दिया गया है 0.8 गुणा 0.8, तो ये आ जाएगा 64.64 और हाफ 10 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 3.2 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 3.2 मीटर। अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए जी का मान आपको 10 लेना है। जिस वेग के साथ पत्थर ज़मीन पर हिट करता है वो है
तो आपको गति की द्वितीय समीकरण लगाना है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऊंचाई की बात करी जा रही है, ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई आपको निकालना है, नहीं ऊंचाई की बात आपको, ऊंचाई आपको 20 दी गई है, आपको क्या निकालना है, बेग निकालना है। दोस्तों इस समीकरण से इसे नहीं कर सकते, तो हम दूसरी समीकरण इसमें लगाएंगे, क्योंकि आपको निकालना बेग है, अंतिम बेग। तब आप इसमें कौन सी समीकरण लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। अब आसानी से निकाल सकते हैं। यू आपको 0 निकाल लेना है, 2 लेना है, और जी कितना 10 लेना है। एच आपको कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 ढाई 20 और ये 400। बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 400। जब बी का आप रूट लेंगे कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकेंड में ज़मीन पर गिर जाता है, किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा होगा। तब आपको एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये गति की सेकंड समीकरण लेना है। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको एच निकालना है, यू आपको प्रारंभिक बिग 0 लेना है, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 12.8 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड के चाल से फेंका गया और वो 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। तब आप इसमें v बराबर u माइनस जी टी, ये वाला समीकरण लगा देंगे। यहाँ से आप t की वैल्यू t आएगा, यहाँ t स्क्वायर नहीं होता है, तो आपको t बराबर कितना आ जाएगा, u अपॉन जी। तो u कितना है 14 और g का आपको लेना 10, तो कितना आ जाएगा 1.4। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा। फ्रेंड्स, किसी भी पिंड को लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर इसका वेग कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखना है, इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड को गिरने 2 सेकंड पर तय की गई जाने वाली दूरी होगी। तो आपको फॉर्मूला लगाना है, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एच से निकालेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19.6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार बाहरीकृत भाग से गिरती है और 0.4 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल होगी। तो u बराबर आपको कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। v बराबर आपको निकालना है, यानी कि प्रारंभिक वेग आपको 0 दिया गया है, अंतिम वेग आपको निकालना है। t यानी कि समय कितना दिया गया है, 0.4, और g का मान आपको कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, b बराबर u प्लस जी टी। तो इसे आप 0 लेंगे और g कितना लेना है, 10.4 गुणा 0.4 तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो b बराबर आपका कितना आ जाएगा, सॉरी मैं गलत इक्वेशन लगा दी, तो ये 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये गति की प्रथम समीकरण लगाना है, इसमें टी स्क्वायर नहीं होता है दोस्तों, गलती हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मीनार को ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका गया। ये 5 सेकंड बाद ज़मीन पर पहुंची। वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तब आपको एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लेना है और सबकी वैल्यू रख देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 65 मीटर।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका क्या होता है, वेग शून्य होता है और उसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक गोली 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है गोले को, बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो आप इसमें जो दिया गया है, तो आपको प्रारंभिक वेग दिया गया है u बराबर 196 मीटर पर सेकंड, और क्या दिया अंतिम वेग आपको कितना लेना है, 0 लेना है। तो आपको ऊंचाई निकालना है, तो h आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गति की तृतीय समीकरण b स्क्वायर अपॉन बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, सबकी आप वैल्यू रख देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा h बराबर कितना आ जाएगा, 1960 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी। तो b बराबर u प्लस GT आप GT लेना है आपको और इसे सॉल्व करना है। तब आपको वेग जब आप निकालेंगे कितना आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था। तो इसे भी आप इसी तरह से कर सकते हैं गति के समीकरण से। तो b बराबर u माइनस GT। लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें दोनों बात करी जा रही है, मतलब आपको कुछ समय ऊपर जाने में लगेगा और आधा समय लौटकर वापस आने में लगेगा। तो जो समय आपको दिया गया है इसका आपको हाफ लेना है। क्या लेना है, हाफ। तो आप जब u निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 67.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स लटकाओ बिंदु के ठीक नीचे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की ओर तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर देती है, तब क्या होगा, पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर लिफ्ट नीचे की ओर आती तो क्या होता, पैमाना उसका जो जिस पे खड़ा है वो कम वजन दिखाता। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, वजन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। तो एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। इन दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। तो कब कहा जाएगा, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य कर रहा हो। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। तो जी की बात करी जा रही है, जी को आप कैसे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल जी से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती। तो चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्वनि यांत्रिक तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं, यांत्रिक तरंगें। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, जिनके संचरण के लिए माध्यम में ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, चंद्रमा पर निर्वात होने के कारण
ध्वनि संचरण नहीं होती है, अर्थात कोई भी आवाज़ इसीलिए हम नहीं सुन सकते चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? तो ग्रहों की परिक्रमा का आकार कैसा होता है? फैला हुआ वृत्त। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर की त्रिज्या के ग्रह पथ पर में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आंखें बंद करके समझ लो 0 ऑप्शन होगा, क्योंकि वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है? 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, तो ये क्वेश्चन शायद कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है तो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पलायन वेग की। पलायन वेग क्या होता है? तो आपको इसे पता होना चाहिए। तो वो न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और वो पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आती है। और ये वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें से कौन सा सत्य है? एक ग्रह को कक्षा के 2 केंद्र बिंदु फोकियाई में से केवल सूर्य के साथ अंडाकार है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भू-स्तर उपग्रह 45,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता है? 24 दिन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि किसी कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई हो कि इसका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी की अक्षीय गति के यानी परिक्रमण काल जो कि 24 घंटे के बराबर हो तो वो पृथ्वी की सापेक्ष स्थिर रहेगा। इस प्रकार के उपग्रह को तुल्यकालिक उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। एक भू-स्तर उपग्रह अपनी कक्षा का पूर्ण परिक्रमण 24 घंटे का समय लगाता है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये था फिजिक्स का पार्ट नंबर 14 जिसमें हमने लगभग 80+ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह आपको जल्द से जल्द ये बुक का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि इस बुक को मैं पूरा करा रहा हूँ तो दोनों बुक मैंने लगभग ख़त्म ही करा दी हैं, थोड़ी रह गई हैं, तो आपके एग्ज़ाम तक उसे भी करा दी जाएंगी। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो वीडियो को शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।